जब कोई कॉमन नाउन किसी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह व्यवहार करने लगे तब उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये समझते हैं। द फादर इन हिम एरोज टू सी द ऑर्फन चाइल्ड। अनाथ बच्चे को देखने के लिए उसके अंदर का पिता जाग उठा। आप जानते हैं कि उसके अंदर का पिता मतलब उसके अंदर जो पिता की भावना है वो जाग उठी। अब हम भाव को क्या मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। तो इस तरीके से किसी के अंदर तो कोई पिता बैठा नहीं है, उसके अंदर जो भाव है पिता का वो जाग उठा। तो जब कोई कॉमन नाउन, फादर क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, जब कोई कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भांति व्यवहार करने लगे तब उसके पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, द फादर इन हिम, उसके अंदर जो पिता मौजूद था। ठीक है, तो अनाथ बच्चे को देखने के लिए उसके अंदर का पिता जाग उठा। समझ गए? तो वैसे तो फादर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव की तरह यूज हो रहा है। तो फादर क्या होगा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इस वजह से फादर के आगे हमने द का यूज कर दिया। सेकेंड और देखते हैं, सीइंग द रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, गलत परिणाम देखकर द जज इन मी बोका, मतलब गलत परिणाम देखकर मेरे अंदर का जज जाग उठा। अब उसके अंदर कोई दो चार जज तो भरे नहीं हुए अंदर कि वो जाग उठे। जज मतलब उसके अंदर जो भावना थी जज की या न्याय की जो भावना थी वो जाग उठी कि यार ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कार्य करने लगे तब कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। वैसे तो जज क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, किसी विशेष जज का नाम नहीं लिया जा रहा है कि न्यायाधीश वो नहीं, जज कहा जा रहा है। ठीक है, तो जज क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है कि जज इन मी, मेरे अंदर का जज, तब उसके पहले द का यूज किया जाएगा। इस रूल्स में हमने क्या सीखा कि जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भांति व्यवहार करने लगे तब कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। पहला एग्जांपल था द फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता। पिता वैसे तो कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, हमने यहाँ पर द का यूज कर दिया। दूसरा था द जज इन मी, उसके अंदर जो जज या न्याय की भावना थी उसे वहां पर जज कहा जा रहा है। वैसे जज कॉमन नाउन होता है लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है तो द जज। ठीक है, हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन या लोगों का, जानवरों का, वस्तुओं का एक ग्रुप ही कलेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स का ये रूल कह रहा है कि जब भी कलेक्टिव नाउन मतलब वहाँ के जो पूरा समूह है, कलेक्टिव नाउन का प्रत्येक सदस्य एक ही काम को मिलकर करता है या एक ही काम को मिलकर पूरा करने की जहाँ कोशिश करता है, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से एक काम को पूरा करता है, तब उसको पूरी एक यूनिट ही माना जाता है। अलग अलग नहीं माना जाएगा, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, पूरी एक यूनिट माना जाएगा और इसको कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है, तो इन जब इसको सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ एग्जांपल समझेंगे हम। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, न्यायाधीशों के समूह ने अपना निर्णय ले लिया है। कुछ न्यायाधीश होंगे, दो चार छः, उन्होंने मिलकर किसी एक विषय पर अपना डिसीजन ले लिया है। अब यहाँ अलग अलग तो नहीं कह रहे हैं कि इस जज ने ये कौन सा डिसीजन लिया, इस जज साहब ने कौन सा डिसीजन लिया, नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं न्यायाधीशों के समूह ने अपना निर्णय ले लिया है। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पर जो जूरी है, जजों का समूह है, इसको हमने सिंगुलर मान लिया और सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, द जूरी हैज। दूसरे में हम देखेंगे द हर्ड ऑफ शिप, जो भेड़ों का झुंड है, इज रनिंग फॉर सेफ्टी, भेड़ों का झुंड सुरक्षा के लिए भाग रहा है। हम एक एक भेड़ की बात नहीं कर रहे, पूरा झुंड भागा है, पूरा झुंड भागा है, इसलिए इसे सिंगुलर मानते हैं। द हर्ड ऑफ शीप इज रनिंग फॉर सेफ्टी, भेड़ों का झुंड सुरक्षा के लिए भाग रहा है। हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। ठीक है, अब इसको हमने सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। हमने ये सीखा है कि कलेक्टिव नाउन में जब सभी मेंबर्स एक ही काम को अंजाम देने के लिए काम करते हैं तब उसे हम सिंगुलर मानते हैं, पूरी सिंगुलर यूनिट मानते हैं। और इसके साथ
सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जिस तरीके से जूरी कई जजों से मिलकर बनती है, लेकिन जूरी के साथ हमने हैज़ का यूज किया है क्योंकि हमने जूरी को सिंगुलर माना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसी तरीके से हर्ड ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड होता है, झुंड में बहुत सारी भेड़ें होती हैं। यहाँ पर हमने सिंगुलर मान के चला है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन का जो कलेक्टिव नाउन मतलब एक समूह, इसका प्रत्येक सदस्य अलग अलग काम करने लगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि कलेक्टिव नाउन का प्रत्येक सदस्य यदि एक ही काम कर रहा है तो वो सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन का प्रत्येक सदस्य अलग अलग काम कर रहा है, सेम उद्देश्य नहीं है उसका, तो उसे प्लूरल माना जाता है। समझ गए? इसे सिंगुलर नहीं माना जाएगा। फिर उनका क्या डिवाइडेशन हो रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन का प्रत्येक सदस्य अलग अलग काम कर रहा है या अलग अलग काबिलियत रख रहा है, अलग अलग क्वालिटीज दर्शा रहा है, तो उसे सिंगुलर ना मानते हुए प्लूरल माना जाता है। इस तरीके से यहाँ देखें, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पर जो जजों की जो ज्यूरी है, जजों का समूह है, उसका एक ही डिसीजन नहीं है कि सारे जजों का मिलकर एक डिसीजन हो गया कि हाँ ये सही। इसमें क्या हो गया, वो अलग अलग बट गए हैं कि एक जज साहब का दूसरा डिसीजन है, दूसरे जज साहब का दूसरा है, और इस तरीके से बहुत सारे डिसीजन हो गए। तो जूरी न्यायपीठ की राय अलग अलग थी किसी विषय पर। जब अब जूरी है, वो कुछ जजों की पीठ है, उनका मंथन नहीं हो पा रहा है कि क्या डिसीजन है, वो अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पर इसको प्लूरल माना गया है जूरी को, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सेकंड में और समझेंगे, द टीम आर ईटिंग सैंडविच फॉर डिनर। अब साथ में बहुत सारे लोग खा तो नहीं सकते, साथ में तो बैठ सकते हैं कि मिलकर नाश्ता कर रहे हैं, खाएगा तो व्यक्ति अकेला ही ना। द टीम आर ईटिंग सैंडविच फॉर डिनर। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन टीम बैठकर अलग अलग भोजन कर रही है ना, तो मतलब हर एक के पेट में मतलब अलग अलग भोजन जा रहा है। तो इस तरीके से द टीम आर, तो यहाँ पर टीम को प्लूरल मान लिया गया है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, द टीम आर ईटिंग सैंडविच फॉर डिनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट भी करते रहिए हमें और सीखते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, एक आपसे निवेदन है।